आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह इंडियन एक्सप्रेस का बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, प्रताप भानु मेहता ने लिखा है, तो मुझे लगा ये आपको बताना चाहिए। कुछ सवालों के जवाब हैं। क्या जो बीजेपी का रिजेक्शन है वो क्या हिंदुत्व का भी रिजेक्शन है? भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व के मसले पे सत्ता में आई, इसका मायने क्या है? तो हम बात करेंगे एक एक चीज कि ये जो मल्टी लेयर्ड आउटकम है इसका मतलब है क्या। ठीक है, ये जो रिजल्ट आया है आपके सामने, व्हाट डज दैट मीन? देखो, इलेक्शन जो है, याद रखना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर होता है, कोई कितना भी पावरफुल हो, लेकिन उसको पता है कि अगर आपको भारत को चलाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? किसी भी देश को चलाना है, लेकिन भारत को चलाना है तो आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, और जो कि मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है। किसान लॉ, फार्म लॉज इतने भी खराब नहीं थे, उसमें कुछ चीजें बहुत अच्छी थी, लेकिन सरकार संवाद करने में नाकामयाब रही। अगर वो संवाद कर लेती तो सही से चीजें हो जाती। तो इसीलिए शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री भी बनाया गया, क्योंकि जो खोया हुआ ट्रस्ट है, जो भरोसा है, अब वो यहां पे हासिल करना है आपको। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है इसीलिए दो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करती हैं। जो उनके इलेक्टोरल कोलिशंस है ना, दो चीजों को, दो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए पे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? सरकारी स्कीम्स। अब बहुत सारी सरकारी स्कीम्स एक के बाद एक चलाई जाती है, आपको पता है। अब यहां पे कैश ट्रांसफर किए जाते हैं, जैसे किसानों को पीएम किसान निधि योजना, देयर आर मेनी स्कीम्स, ठीक है ना। उज्ज्वला स्कीम हो गई, जिसमें डायरेक्ट आपको कैश ट्रांसफर ही मिल जाता है, ठीक है ना। कुछ लोग ये इसी मुद्दे पे ही चुनाव लड़ते हैं कि हम आएंगे तो आपको ये भत्ता दे देंगे, वो भत्ता दे देंगे। तो कैश ट्रांसफर किए जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं, एमजी नरेगा जैसे, और भी बहुत सारी ड्राइव्स ये सरकार जो है वो चलाती है। बाइसिकल से लेकर, अब जैसे साउथ इंडिया में तो फ्रीबीज पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वहां पे तो बहुत कुछ फ्री में दी जाती है। अम्मा कैंटीन की अगर बात करें, 1 रुपए में आपको इडली मिलती है। तो देयर आर मेनी थिंग्स जो है, गुड्स से लेकर, बाइसिकल से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तक। लेकिन अभी अगर हम बात करते हैं तो जितने भी राज्य इसको डिलीवर कर रहे हैं वो इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिली है। कोविड में यही स्कीम्स जो है वो लॉन्च पैड बनी। इन्हीं स्कीम्स के थ्रू भारत के लोगों को बचाया गया है, भारत के गरीब लोगों को बचाया गया, ये हमको समझना है। लेकिन एक फीचर सब में कॉमन है, उनको लगता है कि यही स्कीम जो है बस मिशन मोदी की गारंटी। ये बहुत बड़ी गलती की आरएसएस, मोहन भागवत, मतलब आरएसएस, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो आरएसएस ने बोला था कि आप इस पे चुनाव ना लड़िए, आप मोदी की इमेज पे चुनाव लड़िए, नेशनल इशू पे चुनाव लड़िए, और सिविलाइजेशनल प्रॉब्लम्स पे चुनाव लड़िए, ठीक है ना। इन तीनों पे चुनाव लड़ेंगे तो ज्यादा। लेकिन यहां पे बीजेपी ने कहा मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ा जाएगा, मतलब वही स्कीम्स। तो बहुत सारी पार्टीज को लगता है कि भाई यही मिशन, हमने इतनी सारी स्कीम चलाई हैं। देखिए, बहुत सारी स्कीम्स तो लोगों को पता भी नहीं रहती हैं, आपको पता है, देयर आर मेनी पीपल जो इस स्कीम के बारे में जानते भी नहीं है। अब जैसे एमजी नरेगा की अगर बात करते हैं तो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन, बिल्डिंग, टॉयलेट्स, ये सब दिया गया है, ठीक है ना। अब बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं है कि अब जब आप स्कीम ला रहे हो तो गांव हमारा, शहर तुम्हारा, ठीक है, आधे से ज्यादा भारत तो गांव में ही है। तो गांव वाले ऐसा नहीं कि आपको नकार देंगे, आपको वोट भी देंगे, आपको इस पे वोट भी मिलता है। स्कीम्स आर वेरी मच नेसेसरी। यूरोप और अमेरिका की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है, वहां पे डेवलपमेंट मुद्दे क्या है, इश्यूज क्या है। लेकिन अभी हमारी जनता अभी वहां तक नहीं पहुंची है। यस, दिस इज द हार्श रियलिटी, उतनी पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है, ठीक है। वहां की जनता है, वहां पे डिबेट्स होती है कि नहीं? 3 डिबेट्स होती हैं, अभी होने वाली है, जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में होगी। भारत में होती है कहीं? तो कहीं ना कहीं चीजों को हमको देखना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2 लिमिटेशंस यहां पे हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। ये स्कीम वाला काम तो बढ़िया है, एक इंस्ट्रूमेंट। अब पहला जो है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। देखिए, वोटर ये पूछते हैं क्या, अगला क्या है? देखिए, बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपनी स्कीम्स पे रिलाई करते हैं कि अब जैसे बीजेपी ने भर भर के उज्ज्वला स्कीम हो गया, आपका पीएम आवास योजना हो गया, मेनी स्कीम्स, ठीक है ना, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, इसको लेके बहुत वोकल रहते हैं और सारे पॉलिटिशियंस बोलते हैं कि वाह, बॉडी बहुत बढ़िया है। लेकिन वोटर्स क्या बोलता है, आपको ये समझना पड़ेगा। भारत की भले ही जनता अभी बहुत, एक बड़ा तबका जो है वो पॉलिटिकल मैच्योर ना हो, लेकिन उनको ये पता है कि उनको चाहिए क्या। अगर आपने उनको खुश किया तो वो आपको खुश कर देंगे। भारत का कलेक्टिव विजडम दुनिया में सबसे शानदार है।
अब अगर जैसे यूपीए 2 गवर्नमेंट की बात करते हैं, एक स्कीम का एक लिमिट होता है, उससे ज्यादा आप नहीं, आप कितना स्कीम दे दोगे भाई, क्या क्या कर दोगे आप, वो एमजी नरेगा में खत्म होगी। 2014 में यूपीए 2 जो है, बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस ने बोला एमजी नरेगा का लिमिट आ गया, पीक कर गया वो, कि बस अब इससे ज्यादा नहीं। स्टेट गवर्नमेंट जैसे उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहुत फ्रीबीज वहां पर चलते हैं, और इसीलिए अगर आप देखोगे ना तो कर्ज में है ये राज्य। साथ ही साथ इतना कुछ होने के बावजूद आंध्रा में, उड़ीसा में हार गए सरकारी रूलिंग पार्टी। सोचिए बीजेडी जो इतने समय से थे, 20 साल से, वो हार गए, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में पब्लिक को पता ही चल जाता है मेरे भाई। अब कांग्रेस राजस्थान में हार गई। अब कांग्रेस भैया यहां पे अशोक गहलोत ने इतने सारे वेलफेयर पुश दिए हैं, चाहे वो औरतों की बात हो, चाहे वो बेरोजगारों की बात हो, लेकिन फिर भी यहां पे हार गई। बीजेपी जो है वो सेम पाथ पे चलती हुई दिखाई दे रही है। इतना कुछ, इतनी सारी स्कीम्स बीजेपी लेके आई, नरेंद्र मोदी का चेहरा हर जगह था, लेकिन स्टिल बीजेपी हार गई। सक्सेसफुल स्कीम्स भी इनको नंबर्स नहीं दिला पाई। नो डाउट 240 आए हैं, नो डाउट 240 इज अ वेरी गुड नंबर। आप ये समझिए कि बीजेपी ने बहुत ही शानदार थर्ड अपनी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, लेकिन बीजेपी से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था और जो उम्मीद लगाई जा रही थी वो ज्यादा की थी। तो इंडियन वोटर जो है ना अब हाईली डिमांडिंग हो गया है। अब स्कीम से उसका मैंने बताया ना कि अब धीमे धीमे चीजें बदल रही हैं। आप लोगों को खुश करो, ग्राउंड पे मुद्दे क्या है, रियलिटी क्या है, आपको वो समझना पड़ेगा। सेकेंड पॉलिटिकल लिमिटेशन जो है वो जो इकोनॉमिक इफेक्ट्स होते हैं इस स्कीम के। देखिए भारत में क्या है, गरीबी है ना, पॉवर्टी की बात करें तो बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स जो है वो इकोनॉमिकली सेंसिबल हैं भाई। जैसे 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ने कितने लोगों को बचाया। एनएफएसए जो मनमोहन सिंह लेके आए थे वो अभी तक कहां हटाया गया है, बल्कि पूरी दुनिया में, मतलब अमेरिका तो यही कह रहा है कि इसको हटाओ, क्यों सफरी में बांट रहे हो, हमारा मार्केट खराब हो रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसको कंटिन्यू किया। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स जो होती हैं दे आर इकोनॉमिकली सेंसिबल, लेकिन स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है। देखिए आप एक वही अमर्त्य सेन वाली बात कि अगर आप कोई भिखारी है, अगर आप उसको डेली खाना दोगे तो उसकी आदत बिगड़ जाएगी। इंसान ऐसा ही होता है मेरे भाई। अगर आप उसको फ्री में चीजें देते रहोगे, हमको देखो, जब हम लोग पूरे साल पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, लेकिन जब प्रेशर आता था एग्जाम का तब पढ़ते थे आखिरी दिन। तो इसीलिए कि जब तक आप उनको जॉब नहीं दोगे भाई, आप बार बार किसी को मछली दे रहे हो, अरे मछली पकड़ना सिखा दो ना। तो जॉब जब तक नहीं क्रिएट करोगे तो कैसे होगा। ये स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप है। ठीक है, टॉप 20% जो है नो डाउट वो प्रॉस्पर किया है, पॉवर्टी घटी है, रूरल अर्बन वेजेस जो हैं वो बढ़े हैं। लेकिन अगर आप रियल लिविंग कॉस्ट की बात करें ना, एग्रीकल्चरल वो अगर मतलब रियल, लेकिन एग्रीकल्चर रिमेन्स जो हैं वो अभी भी मोस्ट रूरल इंडियंस के लिए सबसे बड़ा 60% जो है, आधे से ज्यादा भारत जो है, 100 में से 60 लोग जो हैं, 10 में से 6 लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर या उसकी एलाइड एक्टिविटीज में हैं। उनके हालात बहुत खराब है, बहुत अच्छे तो हुए नहीं है। ये चीज़ है, इन्फ्लेशन जो है, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, हो सकता है हमको लगता हो 10-20 रुपए में क्या ही है, लेकिन किसी गरीब के लिए ये बहुत ज़्यादा है। आप देख लीजिए, ट्रेन से जाइए, ट्रेन में एसी डिब्बे में एसी होता है। अब आप देखते हो कि एसी डिब्बे में उतने ही लोग आते हैं, लेकिन जनरल डिब्बे में उससे 3 गुना ज़्यादा लोग भरे होते हैं। तो वहाँ से आपको डिफरेंस साफ नज़र आ जाता है, दो इंडिया आपको दिखते हैं। ठीक है, तो आप एजुकेशन जो है वो जैसे एजुकेशन जो है, एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मिलेंगे। अब ये इश्यूज को अगर आप एड्रेस कर रहे हो तो इसमें अच्छी गवर्नेंस चाहिए। एजुकेशन में अगर आप देखो, स्कूल माफिया या अभी कोचिंग माफिया, एनटीए का भी आपने देखा क्या हो रहा है यहाँ पे। स्कूल की फीस अनाप शनाप बढ़ती जा रही है, लोग परेशान होते जा रहे हैं। लोग को इतना पैसा थोड़ी ना है। मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के साथ नेगोशिएशन और बहुत सारे स्मॉल रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करना, ठीक है ना। अब हो सकता है इसमें आपको तुरंत पॉलिटिकल क्रेडिट ना मिले, लेकिन धीमे धीमे होगा। सरकार क्या सोचती है कि टॉयलेट बना दो। अब भाई टॉयलेट से जरूरी है कि आप सीवेज सिस्टम को साफ करो। सरकार कहती है ट्रेन निकाल दो, ट्रेन से ज्यादा जरूरी है ट्रैक बिछाओ। ट्रेन ठीक है जितनी है वो एनफ है, ट्रैक नए नए बिछाओ, ठीक है ना। एयर को क्लीन करने की बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकाल दो। एमएसपी या कैश ट्रांसफर, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस मत खत्म करो, बल्कि एमएसपी ले आओ। ये बताते कि ट्रांसफॉर्मिंग सेक्टर है। तो ये क्या है? नहीं, इससे काम नहीं चलता मेरे भाई। इससे ऊपर सोचना पड़ेगा हमको। रियल इशू को सॉल्व करो, उसका अल्टरनेटिव मत लेके आओ। यहां इशू खत्म ही नहीं होते।
यहां कहते हैं ना कि वो जैसे ट्यूमर है तो ट्यूमर को बस दवाई दे दी जाती है ना, एक दवाई की, हाँ बस। अरे भैया वो तो उसको हटाना पड़ेगा, आपको ऑपरेशन करके जड़ से निकालना पड़ेगा, तभी आपकी बॉडी ठीक होगी, वरना तो फिर आ जाएगा वो। और यही पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हमको देखने को मिलता है। अब जैसे PLI है, ठीक है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, ये बढ़िया स्कीम है, इसने जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रीबीज नहीं है, इसने जॉब्स को क्रिएट किया है, ठीक है ना, ये जॉब क्रिएटिंग स्कीम है, एम्प्लॉयमेंट। योगी आदित्यनाथ की लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो योगी आदित्यनाथ ये यहाँ पे जैसे अब छोटे छोटे माफियाज को उन्होंने खत्म किया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जस्टिस सिस्टम और लाइसेंस्ड इम्प्यूनिटी भी यहाँ पे क्वेश्चन में आती है, राइट। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो गवर्नेंस है वो किस तरीके से चलती है। साथ ही साथ देखिए, सेकेंड मोबिलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, वो है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। पहला हमने देख लिया, अब सेकेंड पे आ जाओ। आइडेंटिटी इशू जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि हमारा कोई वजूद भी है कि नहीं। मंडल कमंडल की पॉलिटिक्स अगर आप देखो तो उस समय रिजर्वेशन था। अभी हिंदुत्व की बात करेंगे तो अभी अयोध्या है। तो अब ये दो, पहला फैक्टर आपने देखा, लेकिन दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेम लिमिटेशन जो मैंने आपको बताई वो यहां पे भी अप्लाई होती है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी दोस्तों चीजें बेटर क्यों हैं, मतलब चीजें बदलती क्यों? क्योंकि जैसे मंडल पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है कि इसको बार बार रिपीट किया गया या इसको बार बार जो है वो इस पे बात हुई, लेकिन जो पॉलिसी का फोकल पॉइंट था वो अचीव हो गया। जो वो चाहती थी, जो मंडल की पॉलिटिक्स करना चाहती थी, रिजर्वेशन अल्टीमेटली आपको मिल ही गया, ठीक है ना। अब अगला फोकल पॉइंट क्या होगा वो यहां पे हमको देखना है, ठीक है ना, कि कौन सी कास्ट को रिजर्वेशन देना है। तो पहले तो स्टेप 1 रिजर्वेशन इज डन, अगला फोकल पॉइंट, ठीक है। अब मंडल पार्टी जैसे SP RJT ये पावर में आई, लेकिन इंड्यूरिंग गवर्नेंस नहीं ले पाई, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ले पाई। तो वही मैंने बताया, तो इनको उखाड़ के फेंका। सपा अभी तक नहीं आ पा रही, RJD स्टिल स्ट्रगल कर रही है। तो वही बता रहे ना कि इट्स नॉट, आपको ट्रांसफॉर्मेशन, आपको लोगों को खुश करना पड़ेगा। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ आपको पहले इंस्ट्रूमेंट को भी जाना पड़ेगा। अब जब वही बताने का, अगर जैसे बीजेपी का रिजेक्शन, तो हिंदुत्व का रिजेक्शन, ये अब आप समझ रहे होंगे, टेम्पल को बिल्ड करना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी था, ठीक है। कम्युनलिज्म भी ग्रो हो ही रहा था, सांप्रदायिकवाद भी बढ़ ही रहा था, लेकिन इनको लगा कि भाई ये पूरी तरीके से चीजें बदल के रख देंगी। वोटर्स को क्या चाहिए, मंदिर, ऐसा नहीं है। उनको लगा जो मैंने आपको लिमिटेशंस बताना अभी पिछले में, वही अगर रिपीट हो जाता ना तो फिर ये इसमें 4 चांद लगा देता, बट ऐसा हुआ नहीं। समझ रहे हो, ये जो हिंदुत्व का कंसोलिडेशन हुआ, भाई डेवलप्ड इंडिया का विजन ये डिलीवर करने में नाकामयाब रहा कि किस तरीके से चीजें जो हैं वो बदलेंगी। और वही बात है कि इसमें भी मिशन मोड की तरह इसको जो है वो प्रेस किया गया, फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन खत्म ही हो गया धीमे धीमे। तो कास्ट और रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव होती जा रही है, लेकिन वोटर्स कह रहे हैं कि भैया अब बस करो, ठीक है। सिमिलरली RSS भी, अब आप देख ही सकते हो कि नरेंद्र मोदी और RSS का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही सुखद भरा तो है नहीं। RJD जो है वो दूर जाती जा रही कि मोदी के फेलियर्स हम क्यों लें, सॉरी RSS, राइट। ये आपने देखा जो बयान आया यहाँ पे, जो स्पीच दी थी मोहन भागवत ने, आपने क्लियरली देखा, ठीक है ना। अब जैसे इंडिया अलायंस के लिए मंडल पॉलिटिक्स ये नया मिशन मोड है इनके लिए, ये भी बहुत लंबे समय तक नहीं चलेंगे। वही बता रहे ना कि जब तक आप कोर इश्यूज पे फोकस नहीं करोगे, इन सारे पेटी इश्यूज पे फोकस करके क्या मिलेगा। बीजेपी कहेगी कि अगला पोलराइजेशन इशू क्या है, अगेन वेलफेयर इन बोथ, मतलब दोनों ही जो हैं वो मिशन मोड वेलफेयर इंटरवेंशन की बात करेंगे, ठीक है ना। अब बीजेपी को डिसएडवांटेज, क्योंकि अब बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। अगली बार अगर चुनाव बीजेपी जीती तो कमाल ही हो जाएगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी तो होती है चाहे जो भी हो। तो यहां पे बीजेपी को ज्यादा डिसएडवांटेज है, बट डेफिनेटली चीजें बदलेंगी। अब यहां पे सबसे जरूरी क्या है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को करना ताकि चीजें बेहतर हो। यह लेक्चर था, आई होप आप समझे होंगे इंडियन एक्सप्रेस का शानदार आर्टिकल। ऐसे ही मैं ज्ञान वाली चीजें आपके लिए लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।